स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स स्टैंडर्ड क्लास 10th का मिड टर्म एग्ज़ाम का पेपर है ये 22-23 सेशन का। तो इसका हमने पार्ट ए का जो MCQs है क्वेश्चन 1 से 13 तक कर लिए थे, 12 तक। तो वो आप चेक कर सकते हैं चैनल में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। तो आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो देखिए 12 तक कर लिए थे, 13 हम स्टार्ट करते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 6, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज। तो जब भी दो नंबर का सम और डिफरेंस दिया हो तो एक नंबर x लेना पड़ेगा और एक y। और जहाँ भी डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में हमेशा एक लार्जर नंबर लेना पड़ेगा और एक स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर लार्जर नंबर हमने x लिया, लार्जर नंबर अगर x लिया तो स्मॉलर नंबर क्या होगा y। अब आपको इन दोनों का सम तो दिया है 12 एंड डिफरेंस दिया है लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करने पे 6, ठीक है। अभी आपके पास दो इक्वेशंस आ गई है ना। तो दो इक्वेशन को कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे x तो प्लस के है, y एक प्लस का और एक माइनस का है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया y। अब x प्लस के 2x हो जाएंगे एंड ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा। एंड अगर x की वैल्यू आ गई तो या तो इस इक्वेशन में रखिए या इसमें रखिए। तो अगर मैं इसमें रखूँ x की वैल्यू 9 प्लस y इक्वल टू 12, तो y आ जाएगा 12 माइनस 9 3। तो x क्या था, लार्जर नंबर, और y क्या था, स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो कितना आएगा इसका लार्जर नंबर 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में किसने ये आंसर 9 ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 45। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 45, आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो आपको सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस कितना दिया है 45। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr सर्कल का एंड डायमीटर होता है डबल ऑफ आर। डबल ऑफ आर कॉमन आ जाएगा तो पाई यहाँ से बचेगा और यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, है ना। अब ये 2 आ तो यहीं रहेगा, ये जो इनटू में आया है पाई माइनस 1 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है, -1 एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना। तो इसका एलसीएम आएगा 7, जो कि नीचे आएगा तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी 7 है तो ये 22 आ जाएगा, और यहाँ 1 था तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इससे हो जाता है। तो ऊपर आएगा 22 - 7, और जो अपॉन में 7 एलसीएम था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होके। तो ये 22 - 7 कितना होगा 15, तो 15 होगा। अब ये 15 इससे कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि तो आंसर आएगा ये 21। ये डबल ऑफ आर 21 आ गया, यानी डायमीटर आ गया आपका 21। अब आप देखिए इस इक्वेशन में रख दीजिए, c - d 45 था तो डायमीटर तो आपको मिल गया है 21। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr थी ना, तो आप तो चाहे तो इस इक्वेशन में रख लीजिए। c माइनस डायमीटर कितना आ गया 21 इक्वल टू 45, तो c आ जाएगा 45 प्लस 21। तो इसे सॉल्व कर लीजिए 66। तो इसी इक्वेशन में रख देंगे अगर ये वाली वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज सर्कमफ्रेंस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 2πr, ऐसे भी कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस 2πr, तो 2r तो आपको पता चल गया 21 एंड पाई की वैल्यू, तो इससे भी आ सकता है। तो आपको वैसे तो ये वाला ज़्यादा आसान है, यहाँ से आपने डबल आर यानी डायमीटर निकाल लिया और फिर इसमें रख दोगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 15 क्वेश्चन। इफ़ साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको फाइंड करना है। तो जब भी मैंने आपको बोला यहाँ साइन थीटा होगा तो यहाँ भी आप साइन थीटा लेके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं। तो साइन थीटा यहाँ है तो 0 साइन की कितनी डिग्री पे होता है, तो 0 होता है साइन 0 पे। तो यहाँ पे अगर साइन होता है तो इस साइड भी आप साइन लाएंगे, तो 0 कब होता है साइन 0 पे, ठीक है। तो इसको आप इसको 0 नहीं लिख सकते हो, इस थीटा को,
इसको पहले इस साइन में है तो इसे भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, तो ये हट गया, तो थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ये साइन तो साइन से हट जाएगा, यानी ये पूरा थीटा इस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, यानी कि अल्फा या तो बीटा का नेगेटिव है, या फिर आप बोल सकते हो बीटा इधर आएगा तो अल्फा, बीटा अगर नहीं रहेगा तो अल्फा यहाँ के माइनस हो जाएगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा को अल्फा रहने दीजिए, बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस अल्फा, है ना। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। तो यानी कि ये हमारा आंसर आएगा कॉस 2 अल्फा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा और बीटा में रिलेशन लाया और यहाँ पुट कर दिया उस रिलेशन को, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका ट्राइंगल में से है। तो इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DFE के, ये ध्यान रखना DEF नहीं है DFE है। तो जब भी आपको जो ट्राइंगल सिमिलर बोले ना जिस ट्राइंगल की, तो आप ना डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना। ABC, अगर ABC को मैं ऐसे बनाया है तो आपको DFE बोला था ना, तो DFE को भी ऐसे ही बनाना। ABC को ऐसे बनाया तो इसके देखो ABC सिमिलर है ना DFE के, तो ABC ऐसे घुमाया, तो इसको भी आप DFE के हिसाब से घुमाना। AB के साथ DF वाली लाइन आनी चाहिए, BC के साथ FE वाली लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये घुमाएंगे वैसे इसको भी लाना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, एंगल A 45 है, C 35 है, AB 7 है, AC 8 है, DF 14 है। आपको ट्रू स्टेटमेंट पूछिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने जो इसका DOE सैम्पल पेपर कराया था उसमें करा रखा है। तो अगर आपने किया होगा उसमें से, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। वैसे तो सारे क्वेश्चन उससे मिलते जुलते ही आए, इसलिए DOE सारे सैम्पल पेपर आप कर लेना, मिड टर्म के लिए, प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो मैंने करा रखा था आपको, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन था। तो ABC और DFE जब भी सिमिलर ट्राइंगल हो तो पहले तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। ABC बोला, DEF बोला होता तो E यहाँ आता, पर DFE बोला तो DFE ऐसे जैसे ये आए ना वैसे ही आएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो इसका ये वाला एंगल, इसका एंगल A किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, D के। ऐसे B वाला एंगल F के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है ना, ये सेकेंड नंबर पे, तो ये भी सेकेंड पे। C जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, E के। तो ऐसे करके आप जब सही नाम लिखोगे और बिल्कुल डायग्राम भी उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे। तो एंगल A की कॉरस्पॉन्डिंग D है, B की कॉरस्पॉन्डिंग F है और C के कॉरस्पॉन्डिंग E है, ठीक है। तो A आपको पता था तो D भी पता चल गया, C आपको पता था तो E भी पता चल जाएगा। B आप निकाल सकते हो क्योंकि 2 एंगल पता है तो तीसरा तो निकल ही जाता है। 180 में से माइनस कर दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 100। तो B आपको कॉरस्पॉन्डिंग किसके, F के है, क्योंकि आपने डायग्राम सही बनाया है तो आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल, ये वाला इसके हो जाएगा, ये वाला इसके हो जाएगा और ये वाला इसके हो जाएगा, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैसे तो देख के इससे भी पता चल जा रहा है, A D के, सेकेंड वाला B, सेकेंड वाले F के, C थर्ड वाला E के, है ना। तो ये हमने मालूम कर लिए। अब आपको पता है कि साइड भी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो AB अगर मैं ले रही हूँ, AB साइड देखो फर्स्ट 2 वर्टेक्स से ले रही हूँ AB, तो इसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, DF। तो AB के अपॉन में DF आ जाएगा। ऐसी अगर BC ले रही हूँ लास्ट के 2 वर्टेक्स, तो FE लेना पड़ेगा, BC के साथ क्या लेना पड़ेगा, FE, बट वो क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है उसकी वैल्यू तो हम वो नहीं लेंगे। AC के साथ क्या लेना पड़ेगा, DE। देखिए इसका AC लिया ना ऐसे करके, तो इसका भी DE लेना पड़ेगा, उसका रेशो लेना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल के एक तो एंगल इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, और उसके साइड्स के ना, इसका साइड का इसके साथ रेशो इक्वल होता है, ऐसी इसकी वाली साइड इसके साथ रेशो इक्वल होगा। तो वैसे तो ये 2 की ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम इन 2 को ही लेंगे, तीसरे का तो कोई मेजरमेंट ही नहीं दिया ना। अब देखिए AB की वैल्यू आपको 7 दी थी और DF की वैल्यू 14 दी थी, है ना। AB की 7 और DF की 14 यहाँ रख देनी है। उसके बाद AC की भी आपको 8 दी थी और DE इसके कॉरस्पॉन्डिंग था, तो ये निकल जाएगा, ये रेशो अपॉन ये रेशो, ये कैंसिल होगा, हाफ DE क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 पे जाएगा, तो DE 2 × 8 16 आ जाएगा। तो देखिए DE 16 आना चाहिए और बाकी ये एंगल इतना आना चाहिए। तो आप देखिए DE 16 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, DE 16 यहाँ भी दिया है और DE 16 इस ऑप्शन में भी दिया है।
यहाँ F70, आपका F70 तो नहीं आया, 100 आया, तो यानी ये वाला ऑप्शन में जो है हमारा ये ऑप्शन में देख लेना क्या दिया है, तो ये ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि DE16 ये वाला है और एक ये वाला है, तो DE16 आया है और साथ में एंगल F की बात करें तो वो 100 आया है, अगर E की बात करें 35 आया है और D की बात करें तो 45 आया, तो ये ऑप्शन ठीक होगा D वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रायंगल से ही है, तो ये ट्रायंगल बना रखा है आपको PS/SQ ये वाला साइड दो पार्ट्स में डिवाइड है, रेशो इसका रेशो इसके साथ ऐसी, ये वाला रेशो इसके साथ दे रखा है इक्वल, तो जब भी ऐसा हो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये तो BPT लगती है, याद रखेंगे है ना। एक ट्रायंगल में अगर रेशो ये वाला रेशो इसके साथ ये वाला रेशो इसके साथ इक्वल है तो BPT लगती है, तो उसमें ये लाइन्स पैरेलल हो जाती है, कन्वर्स ऑफ BPT है। अगर पैरेलल दिया होता है तो ये रेशियो बराबर हो जाते हैं, और अगर रेशियो दिए ये अपॉन ये अपॉन ये तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं BPT कन्वर्स ऑफ BPT से, अगर ये रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, PST एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। बट आपको PST PRQ भी इक्वल दिया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर PST इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल इसके भी इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल हो जाएगी, तो PQ अब किसके इक्वल आ जाएगा, PR के। तो ये आपको पूछा था कैसे टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, स्क्यूलेटरल है, राइट है, तो आपको दिख रहा है दो साइड इक्वल आ रही तो आइसोसेलेस है। उसके बाद नेक्स्ट 17 से 20 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसमें हम 17 कर रहे हैं अभी, बाकी की 18, 19, 20 केस स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इन वीडियोस को और इससे पहले वालों को भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इससे आगे की वीडियो आपको आगे मिलेगी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिए 17 इसमें कुछ बताया गया है, पहले तो पढ़ लेना। करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, तो मैं यहाँ से आते हैं। बॉय मेड अ पेमेंट टू शॉपकीपर बाय फॉर द आर्टिकल ही परचेज्ड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 520 रुपीज़। उसने कुछ आर्टिकल परचेज किए, उसने जो अमाउंट पे किया है 500 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के नोट्स के फॉर्म में दिया है। तो अगर उसने 2640 पे किया शॉपकीपर को, ठीक है, अगर उसने 500 के नोट और मतलब अगर वो 500 और 20 के नोट देता है तो उसने कितना पे किया 2640। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किया ना, 500 के नोट को आप x मान लेना नंबर को, 20 के नोट के नंबर को y मान लेना, और फिर इक्वेशन में जाएगी 500 इंटू एक्स, यानी कि 500 के नोट कितने थे, x थे, तो 500 इंटू एक्स उसकी अमाउंट हो जाएगा। ऐसी 20 इंटू वाई तो 500x प्लस 20y इक्वल टू कितना पे किया है 2640। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ऐसी बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना x और y नहीं लेना, इन्होंने बोला 500 को तो f लेना है और जो 20 रुपीज़ के नोट्स है उनके नंबर को आपको g लेना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी 500f प्लस 20g। 500f मतलब 500 का टोटल अमाउंट, 500 के मान लीजिए f नोट है तो कितने दिए उसने, उसने कितना अमाउंट दिया 500 के फॉर्म में 500 इंटू एफ, एंड 20 रुपीज़ के जी नॉट है तो 20 इंटू जी, दोनों को मिला के कितना दिया उसने 2640। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बनी 500f प्लस 20g इक्वल टू 2640। तो फर्स्ट तो आपको यही पूछा है लीनियर इक्वेशन बताइए जो अमाउंट उसने पे किया है, तो 500f प्लस 20g कितना दिया है उसने 2640 के फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इफ़ ऑल द डिनोमिनेशन 500 एक्सचेंज विद 100, यानी कि 500 की डिनोमिनेशन को उसने किस में चेंज कर दिया, किसकी फॉर्म में 100 रुपीज़ की फॉर्म में, तो बॉय सिर्फ 640 पे करता है, ठीक है, यानी कि 500 की जगह वो 100 रुपीज़ के नोट देगा, बट आपको 100 रुपीज़ नोट के नंबर तो एफ और जी में से कुछ भी नहीं दिए, तो आपको 100 रुपीज़ के नोट को 500 के नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे आपको बहुत सारे इसमें बहुत सारे वो दिए कि अगर एक्सचेंज कर दिया उसने 100 नोट को तो अब उसने कितना अमाउंट पे किया। तो हमारे पास तो अगर 100 नोट बोले हैं तो उसके नंबर नहीं पता ना हमें, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है
इसमें हम इस इक्वेशन की हेल्प से एफ और जी के नंबर निकालेंगे। तो अगर आप 500 का एक नोट मानते हो, F1 मानते हो, ठीक है, तो सोचिए 20 रुपीज़ के कितने होंगे। ये अगर 1 है तो ये 500 हो गया टोटल अमाउंट। अब 20G निकालने के लिए पहले आप 500 को माइनस करिए, यहाँ से माइनस करके कितना आएगा। 500 को अगर मैं 2640 से माइनस करती हूँ, 500 रुपीज़ हो गया ना अगर F1 रखा तो ये आएगा 2140। और फिर सिर्फ जी निकालना है तो 20 से क्या करना, डिवाइड भी करना, तो ये आ जाएगी कितने नोट, 107। ठीक है, तो पहले आप इसे एक ले रहे हो तो ये 500 में कितना जोड़े कि इतना आ जाए, तो इतना जोड़ना पड़ेगा। और फिर आपको 20G निकालना है ना, तो जी के लिए आप 20 से डिवाइड भी करना। ऐसे ही आप 2 लेते हो अगर ये तो 1000 हो जाएगा। तो बचा कितना, ये इसमें से 1000 हटाओ, 1640। अब 1640 को 20 से डिवाइड करो तो इसके नंबर मिल जाएंगे हमको, यानी 20 के इतने नोट लेने पड़ेंगे। इनको टोटल करूँगी तो इतना आएगा। ऐसे अगर ये 3 नोट लेते हैं तो ये कितने लेने पड़ेंगे, 57। अगर 500 के 4 नोट लेते हैं तो 20 के कितने लेने पड़ेंगे, 32, ताकि टोटल कितना है। अगर ये 5 लेते हैं तो ये 7 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका टोटल भी कितना आ रहा है, 2640। तो ठीक है, 5 और 7। अब इन्होंने क्या बोला है कि 500 की बजाय उसने 100 रुपीज़ के नोट दिए और साथ में 20 के दिए, और तो उसने 640 पे किया। तो यानी कि इसका मतलब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को का पहला पार्ट देखूँ तो 500F + 100G 2640। यहाँ तो हमारा 100 का तो आ गया, बट 100 का नंबर जी थोड़ी ना है, नहीं है ना, है ना। तो ये इक्वेशन तो सही नहीं है। 500 या फिर अगर हम 500 में अगर मैं F को 1 लूँ मान लीजिए, तो जी को कितना लेना है, 1 के साथ 107 लेना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं F में 1 और इसमें कितना 107 पुट करती हूँ तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इतना तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये इक्वेशन तो ठीक नहीं है। अगर मैं 500F + 20G में कितना रखूँ, देखिए यहाँ 1 रखने पे अगर ये कम आ रहा है और ये ज़्यादा आ रहा है, तो 2 रखने पे तो और ज़्यादा आएगा, 3 रखने पे और ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये वाला तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं 1 रखती हूँ तो 20 × जी कितना था, अगर 1 रख रहे हैं तो ये 107, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 640 तो आएगी ही नहीं। अब यानी कि 500F + 20G = 1640, सॉरी ये वाला नहीं, ये अगर 10F + 2G रखते हैं = 64। तो देखिए 10F अगर मैं 1 रखती हूँ तो G कितना है 107, तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, है ना। 64 तो बहुत छोटा है। तो ये कितना रखें, अगर 2 रखे तो ये 20 हो जाएगा, बट 2 रखने पे जी कितना आएगा 82। तो 82 2 जा कुछ ज़्यादा ही आएगा, 64 नहीं आएगा, है ना। तो 3 रखेंगे तो ये जो जी है 3 पे 57, तो भी ये 64 नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 40, एंड ये 4 रखने पे ये जी होगा 32, तो 32 × 2 64 तो इसी से आ जाएगा। तो यहाँ भी ये वाला भी सही नहीं है। अगर मैं 5 रखती हूँ और ये 7 रखती हूँ तो 10F 5 रखा 50, एंड ये कितना आएगा 2 × 7 14। हाँ ये ठीक है, 5 और ये 7 रखूँगी तो ये 50 और ये कितना आ जाएगा 14, तो 64, यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन आई थी वहाँ पे सोचना है कि ये 1 रखा तो इसके कितने नोट आ जाएंगे, टोटल इतना आ जाए। ऐसे ये 2 रखा तो इसके कितने नोट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारे पेयर बनाए। कौन कौन से पेयर बने, 1 107 2 82 3 57 4 32 5 7। तो हमने ये सारे पेयर ना रख के देखे इन सारी इक्वेशंस में, ये वाली इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इनमें तो 1 रखने भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आगे का तो क्या रखें, है ना। 500 यहाँ पे भी ज़्यादा ही आ रहा है, यहाँ
पे भी अगर मैं 1 रखती हूँ तो ये 107,640 तो नहीं रिजल्ट देगा। तो ये 1 रखने पे अगर इतना ज़्यादा आ रहा है तो बाकी रखने पे तो और ज़्यादा आएगा, है ना। बट यहाँ पे ये 10 था इसलिए हमने ये 1 रखा, तो ये 1 रखने पे इस पे तो ज़्यादा आ रहा है 107 पे। बट आगे रख रख के देखा तो ये 5 और 7 रखने पे 64 रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कि एक्चुअल में हमें पता चल गया F5 है और G कितना है 7 है, ठीक है। जब हमने 500 को किससे एक्सचेंज किया, 100 रुपीज़ के नोट से। तो 100 रुपीज़ के नोट से एक्सचेंज किया ना, तो हमने देखा कि F5 है और G7 है। तो इसमें हर एक इक्वेशन में रख रख के देखा तो जो इक्वेशन सही रिजल्ट दे रही थी ये वाली इक्वेशन है। हाउ मेनी करेंसी नोट ऑफ 500 द बॉय हैड। अब पता ही चल गया ना 500 के कितने करेंसी नोट लिए है उसने 5, एंड 20 के कितने करेंसी नोट लिए है 7, है ना। उसके बाद लास्ट इसका जो ऑप्शन था उसमें बोला गया था आपको कि दोनों मिला के कितने करेंसी नोट थे, तो करेंसी नोट दोनों मिला के कितने आ जाएंगे 5 + 7 12, ठीक है। बी ऑप्शन होगा। तो ये सारे इसके आंसर्स है। तो ऐसे करके आप ये बना लेना, ठीक है। तो ये वाला केस स्टडी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसके प्री बोर्ड की रिवीजन भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी।